इवनिंग। हम लोग कल पढ़े थे कि रिलेशन क्या होता है, या पिछले वीडियो में पढ़े थे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हम बहुत बेसिक से समझाने का प्रयास किए थे, और जिसने भी नहीं देखे हैं इसके पहले के वीडियो को आप देख लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। आज हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि रिलेशन क्या था। हम लोग क्या देखे थे कि रिलेशन एक तरह का सेट है। रिलेशन एक सेट था। कैसा सेट था? तो अगर A टू B अगर रिलेशन है तो R सबसेट ऑफ क्या होता था? A क्रॉस B। ऐसा होता था ना? ठीक है। फिर हम बताए थे कि अगर रिलेशन A क्रॉस B टू मान लीजिए M क्रॉस N है आपका, ओके, तो R किसका सबसेट होगा? R सबसेट होगा हमारा A क्रॉस B क्रॉस M क्रॉस N। ऐसा पढ़े थे हम लोग। ठीक है, डन है। यानी कि हम लोग को इतना समझ में आ गया था कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इसको डिफाइन किस तरह से करता है। हम बोले थे आप लोगों के जिस तरह से हो सके आप उसको डिफाइन करके रख लीजिए खुद के लिए। तो अगर कोई ये बोलता है कि R, ठीक है, R एक ऐसा सेट है, R एक ऐसा सेट है, ठीक है, R इज अ सेट such that R सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, तो देन R इज अ रिलेशन। देन R क्या होगा? एक रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब देखिए इसी को जो है ना रिवर्स करके, कुछ लोग इसको रिवर्स करके इसका डिफिनेशन को लिखता है। ठीक है, देखिए क्या लिखेगा? इफ, ऐसा लिखता है वो, इफ R इज अ रिलेशन, R इज अ रिलेशन। क्या बोला है कि R एक रिलेशन है। किससे किसमें है भाई? तो फ्रॉम A टू B में है। ठीक है, अब देखिए अगर A टू B में एक रिलेशन है तो A और B को नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। यहां पर भी A और B को क्या होना पड़ेगा? नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। इस बात को वो यहां पर लिख देता है कि वेयर A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, इफ R इज a relation from A to B where A and B are non-empty set such that R subset of A cross B। ठीक है, तो देन क्या बोलेंगे? R इज relation from A to B। ये हमारा रिलेशन का कंसेप्ट था। अब देखिए अगर हम यहां पर क्या लिख रहे हैं कि अगर R एक ऐसा सेट है कि R सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, या अगर हम ये बोल रहे हैं कि R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B तो R सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। ठीक है, और R में जो भी एलिमेंट आएगा, यहां से पता चल रहा है कि R का जो भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। डन है। ठीक है, अब देखिए अब इसके रिगार्डिंग कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझते हैं कि किस किस टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्यों आएगा? तो देखिए इसका वजह क्या है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि A एक सेट है, इसके एलिमेंट को हमने A और B पकड़ लिए, और B एक सेट है, इसके एलिमेंट को हमने 1 2 ले लिए। अब A क्रॉस B को ले रहे हैं हम, तो A क्रॉस B फिर क्या होगा हमारा? A1 A2 B1 B2, ऐसा पकड़ लेते हैं। तो R कितने टाइप का सेट बन सकता है? मान लेते हैं कि एक R ऐसा लेते हैं कि ऐसा है, ये A1 A2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर एक R1 ऐसा ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं हम, कुछ अलग टाइप का सेट, मान लीजिए A2 और B2 ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम R1 R2 R3 बनाएंगे तो हम लोग कल देखे थे कि इसमें कितने नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4 है। तो A क्रॉस B का नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 कितना होगा? 16, यानी कि 16 सबसेट पॉसिबल होगा। दैट मीन्स 16 टाइप ऑफ रिलेशन पॉसिबल होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन देखना है। तो जनरली हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखने के लिए जब भी ऐसा कुछ सवाल रहेगा कि जैसे कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोगों को स्टडी करना है वो एम्प्टी रिलेशन,
ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इन रिलेशन को हम लोगों को पढ़ना है। इम्पिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। आज हम ये सारे डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी मॉडलो एंड इन्वर्स रिलेशन, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इन दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक बात आते हैं कि इम्पिटी रिलेशन क्या होता है। पहले ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन जब भी डिफाइन होगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन जब भी डिफाइन होगा तो वो अलग अलग सेट नहीं देगा। वो क्या लिखेगा, ऐसा लिखेगा, आर इज ए रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, आर इज ए रिलेशन इन सेट ए, एक ही देगा वो। अब देखिए हम लोग कल पढ़े थे कि आर एक रिलेशन किस है, सेट ए में, जहां पर ए इक्वल्स टू हमारा मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से हम लोग को समझना है कि इम्पिटी रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, ये सारा समझना है। तो पहले अगर एक आर एक रिलेशन है तो जो सबसे पहले ये सोचते हैं कि आर अगर एक रिलेशन है किसमें, सेट ए पर, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। आर एक रिलेशन है किसमें, इन सेट ए में, ठीक है, इतना हम लोग को पता है। और सेट ए क्या है, 1 2 3। तो हम लोग सीखे हैं, अच्छा आर एक रिलेशन है ए टू बी, तो आर जरूर ए क्रॉस ए का सबसेट रहा होगा, इतना हम लोग पढ़े थे, डन है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि आर अगर एक रिलेशन है सेट ए में तो आर ए क्रॉस ए का सबसेट रहा होगा। अब देखिए अगर ये ए क्रॉस ए का सबसेट रहा होगा तो किसी सेट का सबसे जो ग्रेटेस्ट सेट होता है, सबसे जो ग्रेटेस्ट सेट होगा, और दूसरा पकड़ते हैं इसका हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट सेट पकड़े अगर, ठीक है, तो सबसे ग्रेटेस्ट सेट जो होगा वो आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए खुद होगा, डन है। सबसे ग्रेटेस्ट सेट यही होता है, किसी भी सेट का जो सबसे ग्रेटेस्ट सेट होता है जिसमें कि ज्यादा एलिमेंट आ सके तो वो ए क्रॉस ए ही होगा, दैट मीन्स वो खुद ही सेट होता है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट सेट होगा हमारा वो 5 होगा, जो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है, डन है। तो जो हमारा ए क्रॉस ए वाला जो कंडीशन है, जो ग्रेटेस्ट सेट वाला जो कंडीशन है, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन दोस्तों समझ में आ गई बात। जो r इक्वल्स टू 5 है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है दोस्तों, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इम्पिटी रिलेशन, क्लियर है। बाकी ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सारे इसके बीच में आएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कुछ स्पेशल कंडीशंस बने तो वो अलग बात है, कुछ स्पेशल कंडीशंस बन जाता है तो उसको बाद में देखेंगे कि अच्छा स्पेशल कंडीशन में ये इसी फॉर्म का हमेशा बनेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि इम्पिटी रिलेशन क्या होगा, जब r इक्वल्स टू 5 होगा उसमें कोई भी एलिमेंट ना आए तो वो इम्पिटी रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, जब क्या होगा, जब वो खुद, अगर सेट ए पर रिलेशन है तो आर ए क्रॉस ए खुद हो जाए, क्या बोले यूनिवर्सल रिलेशन के लिए, अगर सेट ए पर रिलेशन है तो आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए खुद होना पड़ेगा। अगर आर एक रिलेशन है ए क्रॉस ए पर, मान लीजिए एक आर एक रिलेशन है, ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन होने के लिए यहां पर आर को क्या होना पड़ेगा, आर को होना पड़ेगा ए क्रॉस ए होना पड़ेगा दोस्तों, होना पड़ेगा कि नहीं, चूंकि वो खुद सेट होना पड़ेगा। और वही आपका इम्पिटी रिलेशन के लिए r इक्वल्स टू 5 होना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर भी इम्पिटी रिलेशन के लिए r इक्वल्स टू 5 होना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं कि a क्रॉस b पर एक रिलेशन है, किस पर रिलेशन है, a क्रॉस b में, ठीक है, r इज रिलेशन इन सेट a क्रॉस b। अब इसको हम लोग को अगर यूनिवर्सल रिलेशन बनाना पड़े तब r को क्या होना पड़ेगा दोस्तों, क्या होना पड़ेगा, a क्रॉस b होना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों। अगर इम्पिटी रिलेशन बनाना पड़े तो r इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा, 5, क्लियर है। अब देखिए फिर, अब बात रहा कि इसके बीच का रिलेशन जो भी आएगा वो हमारा या तो आइडेंटिटी फॉर्म होगा, या रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगा, या सिमेट्रिक फॉर्म होगा, या ट्रांजिटिव फॉर्म होगा,
अब देखते हैं कि ये कैसे फॉर्म होता है। तो दोस्तों पहले हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, एक स्पेशल कंडीशन है, ये एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। कैसा स्पेशल कंडीशन है, तो हम एक रिलेशन लिख रहे हैं यहाँ पर, अभी हम कोई सिर्फ समझा रहे हैं कि किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिटी से ही फॉर्म हो सकता है हमारा रिफ्लेक्सिव का, हम दोनों को साथ में समझ सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी से फॉर्म हो सकता है रिफ्लेक्सिव का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। थोड़ा सिमिलरिटीज है इस दोनों में, क्या है देखते हैं थोड़ा। जैसे आर एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, सेम है, और ए है आपका 1 2 3, ठीक है। तो ए क्रॉस ए, फिर हम लोग को पता है कि ए क्रॉस ए क्या होगा, वही होगा आपका 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर 3 1, 3 2 और 3 3, ऐसा होगा दोस्तों। हम यहाँ पर आर एक रिलेशन बना रहे हैं, R1 नाम दे रहे हैं इसको, हम ऐसा लिख रहे हैं कि तो जो भी रिलेशन होगा वो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम R1 एक रिलेशन लिख रहे हैं, देखिए कैसा लिख रहे हैं 1 1 2 2 और 3 3 दोस्तों, ठीक है। एक R2 लिख दे रहे हैं, ये रिलेशन ऐसा है 1 1 2 2 3 3 भी है, लेकिन मान लीजिए कि एक एलिमेंट 1 3 या 2 1 ऐसा आ गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इसको अगर देखें तो इसका जो एलिमेंट है 1 रिलेटेड टू 1, यानी कि 1 रिलेटेड टू इट सेल्फ, यहाँ पर भी 2 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू इट सेल्फ, 3 रिलेटेड टू 3, यानी कि 3 रिलेटेड टू इट सेल्फ। हम ये बोल सकते हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सिर्फ इट सेल्फ से ही रिलेटेड है। 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है और 3 का रिलेशन 3 से है, डन। इस कंडीशन में देखें तो जितने भी, दैट मीन्स आइडेंटिकल एलिमेंट्स आर ओनली रिलेटेड इन दिस रिलेशन, डन है। एंड हियर यहाँ क्या है कि आइडेंटिकल रिलेशन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट मीन्स 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, but some other elements are also related, that means 1 related to 3 and 2 related to 1, and maybe something more elements are related, maybe here, but you can see here that here only identical elements are related to each other. Here the identical elements as well as the other elements are also related to each other. This situation, this condition is known as identity, okay, and this situation is known as reflexive. अब दोस्तों यहाँ पर हम तो इसको रिफ्लेक्सिव बोल दिए, ठीक है, और इसको आइडेंटिटी बोल दिए। अब एक बात और देखते हैं, जब आइडेंटिटी रिलेशन होगा, जब भी आइडेंटिटी है, नाम से ही देखिए आइडेंटिटी, ठीक है, नाम से ही क्या है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किससे बनेगा, आइडेंटिकल से बनेगा। तो जब सिर्फ आइडेंटिकल एलिमेंट ही रिलेटेड हो, जब सिर्फ आइडेंटिकल एलिमेंट ही रिलेटेड हो तभी ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें दोस्तों, तो इसके देखिए ये क्या कहता है, इसका कहना है कि आइडेंटिकल एलिमेंट हो, ये जरूरी है कि आइडेंटिकल एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर अदर एलिमेंट कोई हो तो नो प्रॉब्लम, हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया
कि रिफ्लेक्सिव में सिर्फ आइडेंटिकल हो तो भी चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव वाला, कि अगर रिफ्लेक्सिव है, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर सिर्फ आइडेंटिकल है साथ में अदर भी है तो भी चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये आइडेंटिटी रिलेशन जो है ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए सिर्फ आइडेंटिकल एलिमेंट ही रिलेटेड होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव में दोनों चलेगा, आइडेंटिकल भी चलेगा, रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिकल और अदर भी चलेगा। डन? चलो इतना बात हम लोगों को समझ में आ रहा है। अब थोड़ा एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पर कि R is a relation in n, नेचुरल नंबर में ये एक रिलेशन है। ओके, इन n मतलब नेचुरल नंबर, और R में बोल रहे हैं कि R में तो ऑर्डर पेयर आएगा भाई, ए बी आएगा। ठीक है, कोई ऑर्डर पेयर ए बी आएगा तो ए बी किससे आएगा? नेचुरल नंबर से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि R सबसेट ऑफ n क्रॉस n रहा होगा, तो ए बी किससे आएगा? n से आएगा। ठीक है, और ऐसा है कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। R इज अ रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, इन n, और R इक्वल्स टू हमारा ए बी है, सच दैट A is divisible by B है। ठीक है, फिर एक और तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। R is a relation in Z, Z मतलब इंटीजर्स। डन? अब R क्या आपका यहां पर? R है आपका ए बी, सच दैट A is divisible by B, यहां भी है A is divisible by B। डन है। फिर एक और है 4, एक और रिलेशन ले रहे हैं। R is a relation in N, R equals to AB, such that A equals to B, ऐसा लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखते हैं कि R में अगर एलिमेंट आएगा तो क्या हो सकता है R में एलिमेंट। ठीक है, यहां पर एक भी ऐसा एलिमेंट होगा कि आइडेंटिकल एलिमेंट आ जाए इसमें। इस कंडीशन में R के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा होगा जो आइडेंटिकल हो। क्या 1 1 आएगा? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि A ग्रेटर देन B है, A जो है वो B से ग्रेटर होना चाहिए, यहां तो दोनों बराबर हो रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। हाँ, 2 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, एंड समथिंग मोर, यू कैन थिंक दिस। क्या क्या आएगा इतना आप सोच सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, R इज रिलेशन इन N, R इक्वल्स टू AB सच दैट R इज डिविजिबल बाय, सॉरी A इज डिविजिबल बाय B। तब इसमें R में क्या होगा? इसमें आइडेंटिकल एलिमेंट आएगा क्या? तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे आइडेंटिकल एलिमेंट इसमें आ सकता है। हम बोल सकते हैं कि इसमें 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, इस तरह से होगा। एज वेल एज कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट आ सकता है, कुछ अदर देन आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि A इज डिविजिबल बाय B, A आपका B से डिविजिबल है, तो 4 2 आ सकता है, 9 3 आ सकता है, एंड समथिंग मोर, यू कैन थिंक दिस। ठीक है, सिमिलरली यहां देखें तो R इज रिलेशन इन Z, R इक्वल्स टू AB और A इज डिविजिबल बाय B है। अब यहां पर R की बात करते हैं। यहां पर क्या हम बोल सकते हैं कि Z के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, क्या सारे का सारा आइडेंटिकल एलिमेंट आपस में रिलेटेड होगा? तो देखिए क्या होगा, हम लोग देख सकते हैं यहां पर 1 1 तो होगा, -1 भी होगा, लेकिन क्या 0 0 होगा? नहीं होगा 0 0। क्यों? क्योंकि 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 0, दैट मीन्स ये नहीं हो सकता है। हाँ,
और बाकी सारे जीरो को छोड़कर बाकी सारा जितने भी आइडेंटिकल एलिमेंट है वो सारे आएंगे, लेकिन 0 0 नहीं आएगा, इतना तय है। हाँ, अदर देन भी आइडेंटिकल एलिमेंट्स कुछ और आ सकते हैं, 4 2, ठीक है, या आप यहाँ पर -18 3, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा एंड सो ऑन। ओके, अब इस कंडीशन को देखिए तो आर इज रिलेशन इन एन, तो आर किसका सबसेट रहेगा, वही एन क्रॉस एन का, और ऐसा है कि ए इक्वल्स टू बी है, तो आर इसमें क्या होगा, तो क्या इसमें आइडेंटिकल एलिमेंट आएंगे, तो हाँ सिर्फ आइडेंटिकल ही आएंगे, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, है ना। इसमें अदर देन आइडेंटिकल कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है। दिस इज द कंडीशन इन विच ओनली आइडेंटिकल एलिमेंट विल इन ऑर्डर्ड पेयर। ओके, डन। अब देखिए इसको देखें अगर, तो इसमें क्या है कि कोई भी आइडेंटिकल एलिमेंट नहीं आया है, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव नहीं है, और आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं, क्योंकि अदर एलिमेंट आ गया तो आइडेंटिटी होने का कोई संभावना ही नहीं है। इसको डायरेक्ट इसमें आते हैं दोस्तों, और इसको देखते हैं, ठीक है, इस दोनों को एक साथ देख रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि जितने भी आइडेंटिकल एलिमेंट हैं वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि इस वे में ये डिफाइन है दोस्तों। इसमें देखें तो ये इस वे में डिफाइन है कि ए इज डिविजिबल बाय बी छूट गया यहाँ, ठीक है। तो किस सेट पर रिलेशन था, जेड पर। यहाँ पर किस सेट से रिलेशन था, नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं, इसलिए 1 1 2 2 3 4 सारे आ जाएंगे, लेकिन इसमें इंटीजर्स पर होने के वजह से सारे आइडेंटिकल एलिमेंट में सिर्फ एक जगह फेल कर जा रहा है दोस्तों, 0 पर। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए हम क्या बोले थे, आइडेंटिकल एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन इसका जो फुल डिफिनेशन ये कहता है कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या है दोस्तों, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो एक कनेक्शन आता है कि जिस सेट पर रिलेशन हो, ध्यान दीजिएगा, अगर रिफ्लेक्सिव को किससे मतलब होगा, जिस सेट पर रिलेशन हो, ठीक है ना, जिस भी सेट पर रिलेशन हो उस सेट के सारा एलिमेंट का आइडेंटिकल एलिमेंट आना चाहिए। फिर से बोल रहे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव क्या कब होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए ये कहता है कि जिस सेट पर रिलेशन हो, हिंदी में लिख दे रहे हैं हम, जिस सेट पर रिलेशन हो, ठीक है, उसका सारा एलिमेंट आना चाहिए, उसका सारा, इधर लिख दे रहे हैं, उसका सारा एलिमेंट आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि आर एक रिलेशन था हमारा, कैसा था, तो इस कंडीशन में था। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 0 0 नहीं आ रहा है, क्या इस सेट पर रिलेशन है तो इसका क्या सारा एलिमेंट आ रहा है, नहीं, एक जगह फेल कर जाए 0 पर, उससे कोई मतलब नहीं। एक जगह भी अगर फेल कर जाए, एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाए कि अगर नहीं आ रहा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एन में जितने भी एलिमेंट है सारे के आइडेंटिकल एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डन। अब देखिए इस कंडीशन को देखते हैं, तो इसमें क्या है कि आइडेंटिकल एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, इसमें ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिकल एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव है ये। अब एक बात और देखें कि आइडेंटिकल एलिमेंट के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें, ओनली आइडेंटिकल एलिमेंट ही है, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। डन है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर ऑल, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, ऐसा बोल सकते हैं। फिर देखिए अगर, लेकिन ऑल रिफ्लेक्सिव आर नॉट आइडेंटिटी, ठीक है, सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा,
क्यों होगा इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके आगे थोड़ा सा कहानी बढ़ाते हैं। हम लोग को इतना समझ में आ चुका है कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा और आइडेंटिटी क्या होगा, ठीक है। एक बात पर हम बार बार जोर दे रहे हैं दोस्तों कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए, फिर से बता दे रहे हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जिस सेट पर रिलेशन है उस सेट का ऑल एलिमेंट आइडेंटिकली मस्ट बी रिलेटेड। आइडेंटिटी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। क्या जरूरी नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया यहां पर। आइडेंटिटी के लिए भी यही जरूरी है कि ऑल एलिमेंट आर आइडेंटिकली रिलेटेड, बट other than identical element is not allowed in this identity relation, ठीक है। only identical element must be related, डन। अब देखिए यहां हम बताए थे कि आइडेंटिटी से ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिकल, समझ में आ रहा है ना, तो सिर्फ आइडेंटिकल ही रिलेटेड होगा। बट दोस्तों रिफ्लेक्सिव में क्या है कि आइडेंटिकल एलिमेंट सारा रिलेटेड होना भी चाहिए, अदर देन भी आइडेंटिकल एलिमेंट आ सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को रिफ्लेक्सिव इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा सिमेट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। हम देखे थे कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या हो रहा था कि ये अपना सबसे पहला जो अहम योगदान दे रहा था या सबसे इसका जो सिग्निफिकेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनाया था कि जिस सेट पर रिलेशन हो दोस्तों उस सेट का सारा एलिमेंट आइडेंटिकली रिलेटेड होना चाहिए दोस्तों। ये था रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट। अब हम सिमेट्रिक को पकड़ते हैं, ठीक है। अगर R एक रिलेशन है इन सेट A, ठीक है, तब क्या होगा, या हम बोलते हैं कि R इज अ रिलेशन, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम सेट A टू सेट B में एक रिलेशन है R। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ये सिमेट्रिक कब होगा। सिमेट्रिक होने के लिए ये कहता है कि पहले एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चुनिए। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए हम लोगों को जो कि R में आता हो। दैट मीन्स जो AB बिलोंग्स टू R होता हो। तब देखिए अगर AB बिलोंग्स टू R है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो यहाँ पर A किस में आएगा, A से, और B किससे आएगा, B से। ध्यान दीजिएगा पहला एक ऑर्डर्ड पेयर, पहले क्या बोल रहे हैं, पहले एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जो AB में AB ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जो R में आता हो, ठीक है। अगर उसका अपोजिट भी आ जाए, BA बिलोंग्स टू R भी हो जाए, ठीक है, तब ये रिलेशन कहलाएगा आपका सिमेट्रिक। क्लियर है। अब देखना दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम, पहला एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, पहला एक ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए जो R में आता हो। रिलेशन फ्रॉम A टू B है तो A आपका A से, B आपका B से आएगा, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट ऑर्डर पेयर यानी कि BA भी अगर R में आ जाए तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखे थे, इसके पहले देखे थे कि R एक रिलेशन था फ्रॉम A टू B, तो यहां देखे थे शायद हम लोग कि R एक रिलेशन था इन सेट A क्रॉस A में था, ठीक है, A में था तो A क्रॉस A में इतना एलिमेंट आ रहा था। अगर हम इसके सबसेट को दूसरे रूप में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखते हैं इसके सबसेट को। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि R वही आपका A जो है 1 2 3 है और R एक रिलेशन है सेट A पर। ध्यान दीजिएगा R एक रिलेशन है सेट A पर, तो R सबसेट ऑफ क्या होगा, A क्रॉस A। अगर हम R में एक एलिमेंट ऐसा लिखते हैं कि 1 1 1 2 2 1 1 3, ठीक है,
अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर देखें कि क्या ये रिलेशन सेट ए पर रिफ्लेक्सिव होगा, तो देखते हैं। तो सेट ए पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का भी रिलेटेड होना चाहिए, 2 भी रिलेटेड होना चाहिए, 3 भी रिलेटेड होना चाहिए ना। हाँ, तो 1 1 है, लेकिन क्या 2 2 है, 3 3 है, नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में ये नहीं होगा। अब बात करते हैं इसका सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक के लिए क्या बोले हम? सिमेट्रिक के लिए ये बोले कि पहला एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, पहला एक, ध्यान से सुनिएगा, पहला एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, पहला एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए जो आर में आता हो। अब उसका अपोजिट आता है या नहीं, अगर आता है तो वो सिमेट्रिक होगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग 1 1 सेलेक्ट कर लिए, तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, तो बोलेंगे अच्छा है ही। 1 2 को सिलेक्ट कर लेंगे तो 1 2 का अपोजिट ऑर्डर पेयर 2 1 हो गए, तो है ही। तो अब 2 1 को भी सिलेक्ट करेंगे तो 2 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 2, है ही। तो यहाँ पर नहीं बोल देंगे कि अच्छा जिसको सेलेक्ट किए उसका सेलेक्ट किए, एक को सिर्फ 1 2 को सिलेक्ट किए, इसका अपोजिट 2 1 है तो सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं। यहाँ पर सेलेक्ट करने का मतलब हो गया कि हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किसी को सेलेक्ट किए। अगर आप गलती से सिर्फ इसी को सेलेक्ट कर लिए तो इसका अपोजिट आपके लिए ये अवेलेबल है, लेकिन कोई व्यक्ति इसको सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 1 3 को, अब वो बोल देगा कि 1 3 का अपोजिट तो 3 1 नहीं है, वो बोलेगा सिमेट्रिक नहीं है। आप बोलेगा कि 1 2 का उल्टा 2 1 तो है तो सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं है। हम क्या देखिए होगा क्या कि अगर ए बी बोले ना कि एक ऑर्डर पेयर चाहिए, तो इसका कहना यह है कि जब कोई सेट रिलेशन बने, जैसे आर कोई रिलेशन बना ये, तो इसके सारे एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट होना चाहिए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे का अपोजिट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1 1 का उल्टा 1 1 है, या इसका ऑर्डर्ड पेयर अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर 1 2 का अपोजिट 2 1 है, 2 1 का अपोजिट 1 2 है। फिर आगे बढ़े तो 1 3 का अपोजिट 3 1 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखिए हम फिर एक और बनाते हैं, आर ऐसा बनाते हैं कि इसमें 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, फिर 1 2 है, फिर 2 1 भी है, फिर आपका 1 3 है और एक 3 1 भी है। अब देखिए, अब पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए पर रिलेशन है, तो इसके सारे आइडेंटिकल एलिमेंट आपस में रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, लेकिन क्या 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव फिर कर गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे आइडेंटिकल एलिमेंट आपस में रिलेटेड होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का अपोजिट ऑर्डर पे 2 2 ही होगा, तो ये खुद ही हो जाएगा। 1 2 का अपोजिट 2 1 होगा, 2 1 का अपोजिट 1 2 होगा, फिर 1 3 का अपोजिट 3 1 है, 3 1 का अपोजिट 1 3 है। तो कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है इसमें जिसका अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर इसमें पॉसिबल ना हो। दैट मीन्स ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। अब कुछ और बात करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का। पहले ट्रांजिटिव को हम लोग समझेंगे। इसमें ट्रांजिटिव समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिटिव को लेके आते हैं और इसके कुछ मोर एग्जांपल्स को देखेंगे। ओके, और